नमस्कार दर्शकों, आज सारा विश्व पर्यटन दिवस मना रहा है और इस अवसर पर दूरदर्शन परिवार की ओर से मैं अनुराधा दुबे आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। साथियों, हमारा आज का विषय है छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों का ऐतिहासिक महत्व। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत से पर्यटन स्थल हैं जिनका अपना एक ऐतिहासिक महत्व तो है ही, पुरातात्विक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है। छत्तीसगढ़ का रहन सहन, खान पान, आचार विचार, हर चीज़ जो भी है वो दर्शकों को और अपने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। छत्तीसगढ़ के ऐसे बहुत से पर्यटन स्थल हैं जो देश और दुनिया के लोगों में बहुत ही विशेष तौर पर प्रशंसित भी हैं और जिन्हें लोग देखना चाहते हैं, जहां लोग आना चाहते हैं और लालायित रहते हैं। कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो प्राचीन तो हैं ही, लेकिन आधुनिक जो हमारे पर्यटक हैं जो आधुनिक परिवेश को भी पसंद करते हैं, उस दिशा में भी यहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन अपनी संस्कृति, परंपरा और जो हमारा इतिहास है उसे बरकरार रखते हुए पर्यटन की प्रचार प्रसार के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों का ऐतिहासिक महत्व, इस विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के सहायक संचालक मयंक कुमार गुप्ता जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और सभी दर्शकों को विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत बधाई जी। धन्यवाद सर, आप स्टूडियो में आए। हमारे साथ हैं आचार्य रमेंद्र नाथ मिश्र जी भी, जो बहुत ही वरिष्ठ इतिहासविद भी हैं और पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी कुछ आपका नाम भी है और काम भी है। सर, हम आपका भी स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। नमस्कार, आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ जी। सर, चूंकि हमारा आज का विषय जो है वो हम विश्व पर्यटन दिवस मना रहे हैं और ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ के जो पर्यटन स्थल हैं वो काफ़ी अपनी एक विशेष महत्ता तो रखते ही हैं और लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र भी हैं। तो सर, इसके बारे में कुछ आप बताइए। गढ़ों का गढ़ छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी गढ़ों का समूह रहा है। उत्तर में रामगढ़, दक्षिण में भैरमगढ़, पश्चिम में डोंगरगढ़ और पूर्व में रायगढ़। इन सब के मध्य में जो भूभाग है, यहाँ पर एक से एक ऐतिहासिक स्थल हमको दिखाई देते हैं। मध्य प्रांत और बरार में 15 में से 14 रियासतें या रजवाड़े जो हम कहते हैं वो भी छत्तीसगढ़ में थे। 36 की लगभग जमींदारियाँ थीं। तो ऐतिहासिक पर्यटन की जब हम खोज करते हैं तो हम पाते हैं कि मैं तो एक अध्येता के नाते ये मानता हूँ कि आदिकाल से अद्यतन अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में पर्यटन की दृष्टिकोण से ऐसे अनेक ऋषि मुनि या यात्री आए हैं जिन लोगों ने एक प्रकार से यहाँ के इतिहास को पर्यटन की दृष्टि से उजागर किया था। अगर हम लें तो अगस्त मुनि को दंडकारण्य या दक्षिण को आने वाले प्रथम ऋषि के रूप में देखते हैं, तो वहाँ से लेकर के बाद में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल बहुत से रूपी और दीगर विद्वान आते रहे हैं। तो यहाँ विशेष करके आप पाएंगे कि ऐतिहासिक पर्यटन की जब बात होती है तो हमको ये देखना होता है कि वास्तव में जिस स्थान का हम चयन कर रहे हैं तो उस स्थान का इतिहास में क्या महत्व है, धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से या इतिहास में आर्थिक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी क्या महत्व है। ऐसे कुछ स्थान हमारे यहाँ हैं। तो हम जब शुरू करते हैं तो पाते हैं कि प्राग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम शैल चित्र का यदि हम लें तो सिंघनपुर, कबरा पहाड़ और इधर दुर्ग की ओर हम लें तो चितवा डोंगरी, ऐसे बहुत सारे शैल चित्र के स्थान हमारे यहाँ जो कि विश्व में प्रसिद्ध हैं। और रामगढ़ का जो है वो तो एक प्रकार से अशोक के समय का जो पाली का लेख है या रामायण काल से संबंधित जो आस्थाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो वह भी एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो ये रामगढ़ जो है सर वो सरगुजा जिले में है और मुझे लगता है कि जैसा मैंने पढ़ा है और सुना है कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में भी विख्यात है। जी हाँ, इसको और कालिदास ने जहाँ मेघदूतम की रचना की थी और काफ़ी यानी कह लीजिए कि एक अद्भुत गुफा है और उसकी जो कहानी है पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। तो विश्व की एक प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में हम उसको मानते हैं। या खास करके जैसे प्रागैतिहासिक युग या बाद के युग की बात कर
करते हैं तो उसमें रामगढ़ के बाद में जैसे एक ऐतिहासिक चित्र वगैरह का हो गया तो ऋषभ तीर्थ शक्ति के पास है सातवाहन काल का, तो अभी एक महत्वपूर्ण माना गुंजी तीर्थ जिसको कहते हैं, पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने बहुत खोज की थी इस मामले में, तो वो सब हमको दिखाई देता है। यहाँ पर वैसे हमारा जो छत्तीसगढ़ है वह सही अर्थों में देश का ऐसा भूभाग है जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत को सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है। और यही कारण है कि आप पाएंगे कि यहाँ पे सर्वधर्म समभाव और उसकी ये संयुक्त भावनाएं मिलती हैं। यहाँ पे मैं जहाँ तक जानता हूँ मध्यकाल में कभी कोई आक्रमण हुआ, इसलिए यहाँ की संस्कृति पर्यटन एक प्रकार से सुरक्षित रही और संवर्धित रही। तो उन सब परिप्रेक्ष्य हम देखते हैं, तो खास करके पर्यटन को संरक्षित और संवर्धित करने की आप बात कर रहे हैं, तो इसी बात को लेकर के मैं मयंक जी के पास आना चाहती हूँ। मयंक जी, जैसा कि रमेंद्रनाथ मिश्र सर बता रहे हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे पास बहुत से महत्वपूर्ण स्थल हैं, तो इन स्थलों में विकास के लिए कुछ योजनाएं हैं पर्यटन विभाग की और कहाँ काम किए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो वन संसाधन से परिपूर्ण है। यहाँ ऐतिहासिक महत्व के बहुत सारे स्थल सर ने बताए जी। अभी साथ में छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग दोनों मिलकर समन्वय से बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित करने का और जिसके प्रचार प्रसार करने का काम पर्यटन विभाग कर रहा है। यहाँ बहुत सारे पर्यटन स्थल ऐसे भी हैं जहाँ अभी कुछ नए खोजे जा रहे हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, जो बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है राम वनगमन पर्यटन परिपथ जी। उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ को उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक जोड़ने का काम करेगी ये जी। और इसमें अभी प्रथम चरण में 9 स्थलों को विकसित किया जा रहा है और उसमें पर्यटकों की सुविधा तो दी जाएगी, साथ में हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी संवर्धित किया जा रहा है, उसको विकसित किया जा रहा है। यहाँ की बहुत सारी द्वंद्व कथाओं में, यहाँ की किस्से कहानियों में राम जी के बहुत सारे घटनाक्रम जुड़े हुए हैं। चंद्रखुरी के बारे में बताना चाहूँगा कि चंद्रखुरी को श्री राम जी का ननिहाल भी माना जाता है। तो इस तरीके से इतिहास को सजोने का, संवारने का और साथ ही उसको पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करने का कार्य भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये योजना में बहुत से ऐतिहासिक स्थलों को भी जोड़ा गया है, ये जो है उसमें ऐतिहासिकता के साथ साथ ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ की लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं जी जी। और ऐतिहासिकता की बात की जाए तो स्टेट आर्कियोलॉजी भी बहुत सारे साइटों को संरक्षित करके उस मॉन्यूमेंट को पर्यटकों के लिए, जो पर्यटकों को दिखाने के लिए उनको संरक्षित करके अपने इतिहास को आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए अच्छा काम कर रही है। साथ ही हम ऐसे भी पर्यटन स्थलों को भी विकसित कर रहे हैं जो ऐतिहासिकता के साथ साथ नवीन भाव को भी प्रदर्शित कर रही है। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा चित्रकूट में राम वनगमन से भी जुड़ी कहानियां हैं जी। भारत का सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा जलप्रपात भी है जिसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है जी जी। साथ ही उसमें अभी हम लोगों ने ट्राइबल टूरिज्म सर्किट जो भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत वुडन कॉटेजेस वगैरह बनाए हैं, ऐसे बहुत सारे 13 जगह पे बने हुए हैं, लेकिन चित्रकूट की बात कर रहे हैं तो चित्रकूट में बहुत ही अच्छी सुविधाएं, वर्ल्ड क्लास। तो हम मतलब इसका कहने का मतलब है कि पर्यटकों की सुविधाओं के लिए अधोसंरचना विकास के कार्य किए जा रहे हैं ताकि देश विदेश के पर्यटक आए तो उन्हें वो पूरी सुविधाएं मिल सकें जो एक वैश्विक स्तर पे उन्हें मिलनी चाहिए। सर, मैं आपके पास आती हूँ। हम बात कर रहे थे ऐतिहासिक स्थलों की, तो ऐसे और कौन से, जब हम पर्यटन स्थलों की बात करते हैं छत्तीसगढ़ के, तो सबसे पहले एक जो पिक्चर आती है वो सर बस्तर एरिया की आती है और देश विदेश में जो पर्यटक हैं, जो पर्यटन प्रेमी हैं, वो बस्तर के बारे में जानते हैं और आना भी चाहते हैं। तो सर, इससे अलग और ऐसे कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं जिन्हें विकसित किया जाना चाहिए? प्रसंगवश मैं एक चर्चा करना चाहूँगा। 1987 में प्रथम बार मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जी.आर. कामले और हम लोगों ने मिलकर पर्यटन के अध्यापन का कार्य शुरू किया था और उसी समय छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पे प्रबंध अध्येताओं के द्वारा हम लोगों ने तैयार किया था और एक प्रकार से एक सोच या खोज जो है वो काम शुरू हुआ था। और जैसा कि अभी गुप्ता जी ने कहा कि राम वनगमन के पथ की बात हुई, तो देश के पहले हिंदी गजेटर लेखक माने जाते हैं केदारनाथ ठाकुर। तो बस्तर भूषण पंडित केदारनाथ
ठाकुर ने 1908 में जो बस्तर भूषण लिखा है उसमें राम वन गमन पथ का सबसे पहली बार उन्होंने उल्लेख किया है। और उसके बाद तो हमारे विद्वानों में पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी, डॉक्टर हीरालाल शुक्ला या बाद में छत्तीसगढ़ स्मिता संगठन, जो बहुत सारे लोगों ने काम किया मिलजुल करके। और प्रसंगवश एक चीज़ मैं भी बताना चाहूँगा कि मेरे डायरी मुद्रित है, 26 अक्टूबर रविवार 1975 को मेरा विद्यार्थी था महेश बैस, उसके साथ स्कूटर में जा करके चंदखुरी की खोज ऐतिहासिक पर्यटन के दृष्टिकोण से हमने उस समय किया था। और इसके बाद छत्तीसगढ़ के जितने भी स्थान हैं उनमें भी जैसे आपने कहा कि अमरकंटक हजारों साल से छत्तीसगढ़ का था, रतनपुर राज्य पेंड्रा जमींदारी के अंतर्गत में 1857 क्रांति में युवा राजा को अंग्रेजों ने पेंड्रा से लेकर के दे दिया गया था। तो अमरकंटक का जो सांस्कृतिक महत्व वो भी हम जानते हैं। तो मैं बल्कि चैतुरगढ़ को अमरकंटक का छोटा भाई मानता हूँ। वो 3250 फीट की ऊंचाई में है, चैतुरगढ़ 3210, और अजमेरगढ़ अमरकंटक के पास है। तो वो स्थान को उसको इतिहास की दृष्टि से, या तो जैसे कलचुइयों की राजधानी थी तुमान और लाफागढ़ या ये जो आते हैं तो उनको भी ऐतिहासिक स्थल भी हैं पर्यटन की दृष्टि से। हमारे यहाँ से सौभाग्य है कि जैसे वनांचल होने के कारण से प्राकृतिक पर्यटन और जलप्रपात वगैरह की चर्चा होती है, तो बहुत सारे ऐसे जलप्रपात हैं जो कि अभी सामने आने को जो बीहड़ जंगलों में है, उसको भी खोज, जैसे चर्रे मर्रे एक ऐसे बीहड़ जंगल में है कि लोग जाने में डरते हैं, पर बहुत सुंदर स्थान है। तो आपका इधर जो राजिम के पास में है जगती, इसका जलधारा वाला या जो मंदिर है गरियाबंद के पास में है। तो बहुत सारे स्थान हैं। पर इतिहास की जब हम बात करते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर रजवाड़ा जमींदारी का जो भवन है या वहाँ का जो आसपास का है उसको भी उस दृष्टिकोण से विकसित किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने जो एक खोज की उसमें बहुत सारे ऐसे सामने आए हैं जिसमें कि इतिहास को काफ़ी महत्ता मिलती ही कह सकते हैं। और उस दृष्टिकोण से हम देखें तो छत्तीसगढ़ में ये प्रकाश देखा जाए तो सरगुजा या बैलाडीला का आकाश या इधर का जो एरिया सबका खनिज संपदा से भी परिपूर्ण, बल्कि आप ऐतिहासिक की बात करते हैं तो मैं तो एक शब्द हमेशा अपने विचार में रखता हूँ कि छत्तीसगढ़ को ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से 4 आस्था के ऐतिहासिक केंद्र हैं। वहाँ की जो देवियाँ हैं वो हमारी रक्षा करती हैं। उत्तर में महामाया, दक्षिण में दंतेश्वरी और पश्चिम में डोंगरगढ़ की और पूर्व में चंद्रहासिनी। तो इनके तो आस्था, धर्म और इतिहास ये सब को लेकर के पर्यटन विभाग या पर्यटन की सोच की जाए तो निश्चित रूप से एक सर्वांगीण विकास हो सकता है। से जुड़ा हुआ एक राज्य, सर्वांगीण विकास किया सकते हैं, समृद्धशाली राज्य है। मैं आपके पास आऊंगी मयंक जी। अभी आप बात कर रहे थे कि वनों से आच्छादित हमारा राज्य है, जनजाति समुदाय बाहुल्य भी हमारा राज्य है। तो एक जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो बहुत ही उससे समृद्ध है हमारा छत्तीसगढ़। तो इनके विकास के लिए, इनको संरक्षित करते हुए ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिन पे काम चल रहा है ताकि जब पर्यटक आए तो वो इनके रहन सहन, इनके खान पान और इनकी जीवन शैली से परिचित हों और उससे उन्हें रोजगार के अवसर भी मिले स्थानीय लोगों को। तो इसमें क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, भारत सरकार की एक योजना थी स्वदेश दर्शन योजना, जिसके अंतर्गत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, राज्य शासन ने ट्राइबल टूरिज्म सर्किट एक चिन्हांकित करके एक सर्किट बनाकर केंद्र शासन को प्रेषित किया था, जिसके तहत 13 जगहों को जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, 13 जगहों को विकसित किया गया। इसमें कई जगह एथनिक विलेज बनाए गए जो आपको उन क्षेत्र में उनके जैसे रहन सहन हो, उनका जैसा घर होता हो वैसा दिखने वाला और वैसा परिदृश्य आपको वहाँ पे मिले। एमपी थिएटर, उनके कल्चर को देखने के लिए ऐसा कई सारा विकसित किया गया। इसमें एक तथ्य ये भी है कि हम वहाँ पे पर्यटकों को वैसी अनुभूति देना चाहते हैं, वह रुक के वैसी अनुभूति ले सकते हैं। ये कौन कौन से स्थल हैं कुछ जैसे इसमें जो बन चुके हैं? सरोदा दादर में, कवर्धा में बैगा जनजातियों का है, कोंडा गांव में बनाया गया है और जसपुर में बाला छापर में। ये 3 जगह इथनिक विलेज अभी हम चल रहे हैं और अभी कुछ दिनों में कमलेश्वरपुर मेन पार्ट के पास है, वहाँ भी किया जाना है। तो यहाँ क्या पर्यटक आकर उन जनजाति समुदाय के बीच में रहना पसंद करते हैं? उस दृष्टि से इसको डेवलप किया गया है किस तरीके से, या फिर उनका खान पान उन्हें उपलब्ध कराया जाता है कैसे उसमें, या फिर उनकी संस्कृति को दिखाया जाता है, कुछ ऐसा है? देखिए, उसमें सर्वप्रथम उस गांव की प्रतिकृति बनाई गई है। जैसे वो ट्राइबल जनजाति जो उस क्षेत्र में ज़्यादातर जैसे ट्राइबल जनजाति हैं, उनका घर कैसा होता है, उनका रहन सहन कैसा होता है,
जैसे उनकी बाउंड्री वॉल, उनका कुआं, जैसे कोंडागांव का भी आप जाइएगा तो आपको लगेगा कि आप ट्राइबल विलेज पे ही हैं। जैसे टिपिकल ट्राइबल विलेज होता है। कुछ दिनों में ऐसा भी प्लान किया जा रहा है कि कुछ जनजातियां वहाँ पे कुछ स्वरोजगार के काम करें तो लोग रूबरू हो सके उनसे। जी जी सर, ऐतिहासिकता की बात हो रही थी, आपने बताया कि चारों दिशाओं में जो हमारी आराध्य देवियां हैं वो छत्तीसगढ़ को एक आशीर्वाद के रूप में वो अपने छत्र छाया में रखे हुए हैं। तो ऐसी कौन सी खूबी है जो छत्तीसगढ़, एक तरह से हम देखते हैं कि बहुत ही शांत इलाका है और नैसर्गिक जो इसकी सुंदरता है सर, जो प्राकृतिक सुंदरता है, हमें बहुत ज़्यादा इसमें कृत्रिम बनावटीपन करने की आवश्यकता नहीं होती। बस थोड़े बहुत हम यदि अधोसंरचना के काम कर रहे हैं, कुछ पर्यटकों के लिए सड़कें अच्छी हो जाएं, कुछ रिसोर्ट्स अच्छे हो जाएं, उनकी सुविधा के लिए और भी चीज़ें हो जाएं, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए ऐसा क्या कुछ होना और बाकी है अभी? छत्तीसगढ़ में जैसे हम प्राचीन एक प्राचीनतम नदी बंदरगाह है सिरकट्टी, देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक पर्यटन की दृष्टि से राजिम कोपरा के पास में है। राजिम कोपरा, कोपरा के पास में जी, पांडुका कह लीजिए, पांडुका से लगा हुआ है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे जितने भी ऐतिहासिक स्थान है, रतनपुर हजारों साल तक महत्वपूर्ण केंद्र है, चार युग की बस्ती मानी जाती है। और बारसूर है, सिरपुर है, राजिम है। सिरपुर को तो बल्कि ऐतिहासिक पर्यटन की दृष्टि से विश्व पर्यटन में भी उसको लाया जा सकता है। मैं 1975 में मैंने शिविर लगाया था, बुद्धिस्ट सर्किट के रूप तो 1975 में मैंने सर्वप्रथम स्टूडेंट्स लोग माध्यम 15 दिन रह कर सर्वे करवाया था और 23 दिसंबर 1820 के इग्नू ने उसके बारे में चर्चा की है। तो सिरपुर एक महत्वपूर्ण है और उसको आगे लाया जा सकता है। राजिम से ये सर्किल बनाया जा सकता है और वो सुझाव हमने दिया था। और आरंग को लोग विस्मित करते जा रहे हैं। आरंग जो है महाभारत कालीन नगरी है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि चंदकुरी और आरंग दोनों को संयुक्त रूप से विकसित किया जाए। अगर आपको किसी भी विदेशी पर्यटक को छत्तीसगढ़ के मकानों की बनावट अगर दिखाना हो तो आरंग एक महत्वपूर्ण बस्ती है जहाँ पे वो देखा जा सकता है। तो रायपुर का जो पुरानी बस्ती है, महामाया मंदिर के पास का जो इलाका है वहाँ पे होता है। तो पर्यटक हर दृष्टिकोण से देखें, कोई जरूरी कोई साहित्यकार पर्यटक हो, हेनसोंग उस समय आया था अपने अध्यात्म की भावना से, या बाद में पर्यटक लोग आते हैं मध्यकाल में, आदमी ब्लंट बेगलर वगैरह का नाम मिलता है। रायपुर के किले का अच्छा सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। खारून की किराए रायपुर का किला था, ये सब वर्णन मिलता है। तो रायपुर नगर को भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विकसित किया जा सकता है। जैसे आपने बताया प्रतिरूप के रूप में प्रतिकृत माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की थी ढेबर जी और सबको कि बूढ़ा तालाब के किनारे जो किला था उसका पूरा वर्णन मेरे पास है, भोंसला राजा का दस्तावेज। उसके आधार पे किला वहाँ खड़ा कर दीजिए आप, उसमें शिलालेख भी था। तो ये क्या होगा कि रायपुर के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाएगा। तो ऐसे बहुत सारे जितने भी बता रहे, जितने भी स्थान है छत्तीसगढ़ में, उन सब की महत्ता को लेकर के हमको अलग अलग न करके संयुक्त रूप से देखना होगा कि ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, धार्मिक पर्यटन स्थल, प्राकृतिक शिल्पी घाटी हो, चाहे आकाश नगर लीलक हो या सुरगुज मैन पार्ट हो, तीन सब को लेकर के चलना होगा। और हमने एक सुझाव और दिया था पर्यटन बोर्ड में संजोग में 6 साल से रहता था। तो जब कभी भी आप मोटल या बनाते हैं तो उसको ऊंचाई के स्थान पे बनाइए और नदी के किनारे बनाइए। तो उससे क्या है कि पर्यटक आकर्षित होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि किया जा सकता है। और एक और चीज़ और बताऊँगा जो अभी बहुत कम लोग जानकारी है, मानपुर के पास में कोराचा है। कोराचा पहाड़ी के हाँ, तो कोराचा में मैं जब गया था 30-40 साल पहले, तो पेड़ में लगे हुए लताओं के पकड़ करके वहाँ चढ़ा था पहाड़ी में। तो वहाँ पे तालाब है, वहाँ पे कमरे हैं। ऐसे गर्मी में इतना ठंडा कमरा रहता है कि एसी शायद उतना ना हो, बहुत सुंदर जगह है, उसको विकसित किया जाए। वैसे आमागढ़ का नाम आप सुने होंगे, आमागढ़ भी उपेक्षित है। आमागढ़ में क्या है कि प्राकृतिक गुफा है और बहुत सारे कमरे जैसे बने हुए हैं। ये प्रकार से भूल भुलैया कह सकते हैं। ये किस क्षेत्र में ये अम्बागढ़ चौकी से लगा हुआ है। तो अम्बागढ़ चौकी आपको आमागढ़ कहलाता है। तो पहले भोंसलों का जब खजाना नागपुर जाता था तो डोंगरगढ़ से बहुत सारे लोग लूट करके सुरंग मार्ग से इधर आके ये जंगलों में आमागढ़ में छुप जाते थे। तो विद्यानिधि झा ने मेरे को इसके बारे में बताया था। तो आमागढ़ को सामने ला जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे स्थल अभी भी हैं जिनको कि हम रेखांकित करके आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं तो बल्कि मैंने लिखा भी था कि छत्तीसगढ़ का अमरकंटक करके, तो वहाँ भी हमारे कुछ भूभाग या सीमा है, तो वहाँ एक बनाया जा सकता है कि वहाँ अपने सीमा के अंतर या निवेदन करके भाई कि उद्गम स्थल है, बाकी तो पूरा नर्मदा आपका ही है। तो ऐसा कुछ करके सद्भाव से चल गया अगर, तो छत्तीसगढ़ एक खास करके विश्व पटल पर एक अच्छी पहचान बने। अबूझमाड़ जैसा आपने कहा, तो अबूझमाड़ है, मैनपाट है, बैगाचक है। तो ये सब चीज़ों के कारण से तिब्बती शरणार्थी या बांग्लादेश
बात कर रहे हाँ। थे सिरपुर की बुद्धिस्ट सर्किट की, तो मैं मैंग जी आपके पास आना चाहूंगी कि ये जो बुद्धिस्ट सर्किट है इसमें और कौन कौन से स्थलों को जोड़ा जा रहा है, और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए या पर्यटकों को छत्तीसगढ़ में बुलाने के लिए और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर देने के लिए क्या योजनाएं हैं और किन जगहों को जोड़ा जा रहा है उसमें? देखिए, सिरपुर अपने आप में बहुत समृद्ध जगह है, बहुत उसकी ऐतिहासिकता बहुत ही समृद्ध है। बहुत सारे शासन काल के वहाँ पे अवशेष भी मिले हैं और बहुत सारे धर्मों के भी, जैसे जैन के भी, वैष्णव, जैन, बौद्ध तो है ही। तो उसको राज्य शासन द्वारा उसको विकसित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है, किया भी जा रहा है और आगे भी किया जा रहा है। बुद्धिस्ट सर्किट में जहाँ तक बात है तो उसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया है। बाकी राज्य शासन अपने स्तर पर उसके लिए प्रस्ताव बना रही है। मैन पार्ट में भी काफी कुछ करने को है, और मैन पार्ट भी छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, तो हमारा टूरिज्म बोर्ड का भी अपना एक रिजॉर्ट चल रहा है, वहाँ भी विकसित करने के लिए, तो बुद्धिस्ट सर्किट में शामिल करने के लिए तो उसके लिए प्रस्ताव गया ही है। साथ में राज्य शासन द्वारा भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे सर ने कहा कि हमारे यहाँ पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन भी, तो आपको बताना चाहूँगा साथ में सभी दर्शकों को भी कि भारत सरकार की एक योजना है स्वदेश प्रसाद योजना, जिसके तहत डोंगरगढ़ को विकसित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी योजना है। जी, बहुत बड़ी योजना है, और वहाँ पे एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनाया जा रहा है जो श्री यंत्र के जैसा दिखेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है और जिसको हम लोग अगले 2 सालों में पूर्ण कर लेंगे। जी। तो ये जो प्रसाद योजना है, इसके अंतर्गत अभी डोंगरगढ़ को चिन्हांकित किया गया है, तो क्या और भी ऐसे स्थल हैं लिस्ट में जो इनके बाद उनका नाम आएगा, ऐसा कुछ है? जी, इसमें क्या है, हमारे तरफ से तो बहुत सारे प्रपोजल बनाए जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे देवी स्थल हैं, जैसे सर ने कहा कि रतनपुर है, दंतेश्वरी देवी है, उदरगढ़ है, शक्तिपीठ भी है। तो यहाँ की ऐतिहासिकता के साथ साथ धार्मिकता भी बहुत है, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन चीजों जी बिल्कुल धार्मिक पर्यटन, अभी हमारे देश का अभी कोरोना काल भी चल रहा है, अभी पूरी तरीके से ठीक हुआ भी नहीं है, लोग आसपास ही घूमना पसंद कर रहे हैं, हवाई यात्रा बंद है। तो राज्य शासन, केंद्र शासन और सभी लोग अब इस संभावनाओं के ऊपर भी देख रहे हैं कि हम लोग स्थानीय पर्यटन को कैसे बढ़ाएं। तो स्थानीय पर्यटन के लिए देखो अपना देश, इसीलिए अपने घर में आसपास घूम ले। जी बिल्कुल। सर, ये जो विभिन्न जो योजनाएं चल रही हैं, और चूंकि छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक स्थलों से परिपूर्ण है, पर्यटन स्थलों से समृद्ध है, तो इसकी समृद्धि को बनाए रखते हुए और जो हमारा पुरातत्व है, जो हमारा इतिहास है, उसे संरक्षित करते हुए हम अपने युवाओं के लिए, या हमारा जो युवा जो पर्यटक है, एक ऐसा सर अभी है कि एक वीकेंड जो प्लान होता है, तो ऐसे कुछ और स्थल होंगे आपके जहन में जिसे वीकेंड टूर के पर्यटन के दृष्टि से विकसित किया जाना चाहिए? सीली पचराही जो है, कवर्धा के पास में भोरम देव वगैरह जो है, और इसके साथ ही जो नए स्थान निकले भद्राचलम में, जैसे दक्षिण में आप देखेंगे तो अभी जो सप्तऋषि आश्रम का जो के आता है सिहावा से गरियाबंद तक, तो ऐसे बहुत सारे भूभाग छत्तीसगढ़ में हैं। यहाँ की नदी घाटी में जो सभ्यता है उसको देख करके अगर ये किया जाए तो काफ़ी अपार संभावनाएं हैं, और इसमें निश्चित रूप से अन्वेषकों का, विचारकों का, इन लोगों का सहयोग लेते हुए आगे आज सर विश्व पर्यटन दिवस है, तो एक लाइन का कोई संदेश आप हमारे पर्यटकों को देना चाहेंगे सर? छत्तीसगढ़ के हर नागरिक या देवताओं का कर्तव्य है कि वो अपनी हमारी अस्मिता की, संस्कृति के विकास को सोचते हुए ऐसा सहयोग प्रदान करें ताकि छत्तीसगढ़ की पहचान जो है विश्व पर्यटन के नक्शे पर आ सके। और इसके लिए ये सब मैं शासन को सुझाव देना चाहूँगा कि पाठ्यक्रम में पर्यटन को विषय के रूप में प्राथमिक से उच्चतर तक अगर रख दिया जाए तो लोगों को एक जानकारी होगी और एक अच्छा महत्व बढ़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का तो एक एक गाँव जो है, एक एक शहर, एक एक इतना अद्भुत, मैं तो काठमांडू, श्रीनगर या गोवा सब देखा, लेकिन जितना सामूहिक संस्कृति और एक अद्भुत एकता है। मैं जी, आप युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आप हमारे पर्यटकों के लिए कोई संदेश देना? मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगा कि आपके स्वस्थ रहने के लिए भी घूमना फिरना जरूरी होता है। तो प्रकृति के साथ जुड़िए, घूमिए,
प्रकृति के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, तो ज़रूर घूमिए। टूरिज्म बोर्ड का एक टोल फ्री नंबर है 1800-102-6415। इससे आप बुकिंग भी करा सकते हैं, आप पर्यटन स्थलों की जानकारी भी ले सकते हैं। तो आप घूमिए और खुद को स्वस्थ रखिए, देश को स्वस्थ रखिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मयंक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आज के इस विशेष दिवस पर आपने इतनी अच्छी बातें युवाओं से की, हमारे पर्यटकों से की, दर्शकों से की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र जी, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने इस कार्यक्रम को एक और ज़्यादा विशेष दर्जा प्रदान किया है यहाँ आकर, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, तो जैसा कि आपने देखा कि केवल आज विश्व पर्यटन दिवस है, इसलिए ही हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि पर्यटन बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, घूमना बहुत ज़रूरी है, बल्कि यदि आप देखें कि यदि आप एक अपने आप का विकास करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, तो आपके प्रदेश में, आपके देश में ऐसी कौन कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं जिनकी जानकारी रखना आपको बहुत ज़रूरी है, और ऐसे कौन से स्थल है जहां आप जा कर के बहुत शांत और सुकून का एहसास कर सकते हैं। और जब आप शांत और सुकून के साथ रहेंगे तो लाजिमी है कि आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो घूमते रहिए, पर्यटन करते रहिए, और इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी को नमस्कार।